हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है उत्तराखंड बजट 2023-24, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। यहाँ से आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला कि उत्तराखंड बजट 2023-24 का पेश किया गया 15 मार्च 2023 को गैरसैंण में यह पेश किया गया था। ठीक है, किसने पेश किया? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ये पेश किया। कितने रुपए का था ये बजट? 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया था। और इसमें फोकस किन मुद्दों पर किया गया है? तो रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। ठीक है, यहाँ से आप ये बात याद रखिएगा। अगर बात करें हम अपने पिछले बजट की, तो हमारा जो पिछला बजट था वह कितने का था? तो वो था 65,571.49 करोड़ का था। तो ध्यान रखिएगा, पिछला बजट था 65,571.49 करोड़ का। जो अभी वर्तमान बजट है वो पिछले बजट से 18.05% बड़ा है, यानी कि 18.05% की वृद्धि हुई है पिछले बजट से इस बजट में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। अगर बात करें थीम की कि जो उत्तराखंड बजट 2023-24 इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रमुख बिंदु। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का इस वर्ष का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास के लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं उनकी झलक बजट में देखने को आपको मिलेंगी। देखिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाना है। इसके लिए उन्होंने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं और उसको आपको इस बजट में देखने को मिलेंगी कि कैसे हम अपने राज्य उत्तराखंड को एक अग्रणीय राज्य की श्रेणी में लेके आएंगे। उसके लिए कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा, तो उनके बारे में बजट में चर्चा की गई है, उसको हम बजट में देखेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के बजट में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तगाजा मानते हुए नीतिगत बदलाव व बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 7 बिंदुओं पर बजट का फोकस है। कुछ 7 बिंदु हैं जिसमें बजट का फोकस है, उनको हम देखते हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसे बन सकता है निम्न में से कौन सा बजट में प्रावधान नहीं था, निम्न में से कौन है जिसमें बजट में जिसका प्रावधान किया गया था। लास्ट एग्जाम में आपने देखा होगा कुछ ऐसी प्रश्न बना भी था। तो पहला है हमारा मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है। दूसरा है समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और कैसे बेहतर किया जा सके। फोर्थ है पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एवं संरक्षण। फिफ्थ पॉइंट है निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता। छठा है प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास। सातवां है इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन। ठीक है, इन 7 बिंदुओं को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की आशंका है। वर्ष 2023-24 के बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण है ये हमने कुछ डिस्कस कर चुके हैं और कुछ रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही चर्चा कर चुके हैं कि बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि बजट कहाँ पेश किया गया था? गैरसैंण में। आगे देखते हैं माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट क्लस्टर के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखें तो उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान
किया गया है। ठीक है, उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए कितने का प्रावधान है? 2 करोड़ का। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50,000 का प्रावधान है, यानी कि जो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं और उन्हें मेंस के लिए फिर 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी स्कॉलरशिप के रूप में, ये उसके बारे में है। भर्ती में घोटाले करने वालों के खिलाफ बड़े कड़े कानून बनाए जाएंगे, यानी कि जैसा आपने देखा नकल विरोधी कानून आया है तो उस पर भी फोकस किया गया है। एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया है। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1,90,00,000 रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया। 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। G20 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। G20 के लिए कितने रुपए का? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अगर अब बात करें हम प्राथमिक घाटे की, तो प्राथमिक घाटा जो हमें हुआ है वो हुआ है 2,885.51 करोड़। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक घाटा कितने का हुआ है? 2,885.51 करोड़ का प्राथमिक घाटा हुआ है। अभी प्राथमिक घाटा होता क्या है? पिछले वर्षों के ब्याज भुगतान को छोड़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो उधार ली गई राशि होती है वही क्या कहलाती है? हमारा प्राथमिक घाटा कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें हम राजकोषीय घाटे की, तो राजकोषीय घाटा जो हुआ है वो है 9,046.91 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? राजकोषीय घाटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 9,046.91 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की कुल व्यय और कुल आय का जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है, और राजकोषीय घाटा है 9,046.91 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कि राज्य सरकार को रुपया आता कहाँ से है और वह रुपया कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो बात करें रुपया सर्वाधिक अगर कहाँ से आता है राज्य सरकार को, इसकी बात करें, प्रश्न बन भी चुका है, तो केंद्रीय अनुदान से सबसे ज़्यादा रुपया आता है। और अगर बात करें रुपया जाता कहाँ है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो रुपया जाता है वो जाता है वेतन भत्ते मजदूरी वगैरह में रुपया अधिकतम जाता है, और अधिकतम रुपया आता कहाँ से है? केंद्रीय अनुदान से आता है। चलिए और भी बिंदु देख लेते हैं। तो स्वयं का कर राजस्व से 25.89 आता है, और करेतर राजस्व से 6.17 आता है। राज्यांश से आता है 14.79। केंद्रीय सहायता अनुदान से आता है 27.07, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा शुद्ध से आता है 0.78। ऋणों एवं अग्रिम की वसूली से आता है 0.10, और लोक ऋण से आता है 25.21। तो ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा रुपया आता है केंद्रीय सहायता अनुदान से 27.07, उसके बाद स्वयं का कर राजस्व से आता है 25.89, उसके बाद लोक ऋण से आता है 25.21। अब बात करते हैं रुपया जाता कहाँ है। तो रुपया जो जाता है सर्वाधिक, तो मैंने आपको बताया कि वेतन भत्ते मजदूरी में सर्वाधिक जाता है। कितना जाता है? 24.89 जाता है। निवेश ऋण में 15.23 जाता है। सहायक अनुदान अंशदान राज्य सहायता में 6.24 जाता है। ब्याज लाभांश में 7.96 जाता है। वृहद निर्माण लघु निर्माण कार्य में 10.55 जाता है। अन्य व्यय में 25.23, और पेंशन अनुतोषित में 9.81 जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया। इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई, इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो ये किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। कब किया था? 18 फरवरी 1860 को पेश किया था।
आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखें संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो बजट शब्द का तो प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है, बल्कि इसके बदले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। और किस अनुच्छेद में इसका प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 112 में। ठीक है, आगे देखते हैं किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा 1924 में अलग किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया। तो यह विलय हुआ था 2017 को। ठीक है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट 2017 को विलय किया गया था। आगे देखें कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. शनमुखन चेट्टी ने पेश किया था। निम्न में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो ये था बजट 2021-22 का बजट, जो पहला पेपरलेस बजट था। और किसने पेश किया था इसे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे पेश किया था। अगला देखें स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखन चेट्टी ने कब पेश किया। तो ये है 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट शनमुखन चेट्टी ने पेश किया। भारत का पहला बजट नहीं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछे तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और अगर पूछे सिर्फ भारत का पहला बजट तो ध्यान रखिएगा 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया है। बात करें संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो अब तक 3 बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। पहला 2021 में, दूसरा 2022 में और तीसरा अभी 2023 में। आगे देखें हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो बनी है वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। आगे देखें हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो पहली महिला वित्त मंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। आगे देखते हैं बजट में क्या होता है। बजट में क्या होता है, बजट में होता है वित्तीय वर्ष का व्यय, उसका ब्यौरा होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ को जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च होना है, आगे की रणनीति होती है। जैसे हम अपना महीने का कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये लेना है, चावल लेना है, अनाज लेना है, चाय लेनी है, चाय पत्ती लेनी है, और पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स एक होता है हमारा। वैसे इसमें होता है कि सोर्स अलग अलग हैं और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, किस योजना में जाएगा, कैसे जाएगा, तो यही सब बजट में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन ही बजट में होता है। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो ये बनी है निर्मला सीतारमण जी। लगातार 5वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।